Hello friends, this is Shivanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of SEBI ICDR. तो पहले तो ये जानते हैं जो SEBI ICDR है, इसमें इसका नाम है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। रेगुलेशन, ये एक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये जानना चाहते हैं कि एक्ट क्या होता है एंड रेगुलेशन क्या होता है। ये जो एक्ट होता है ना, जैसे SEBI एक्ट, कंपनी एक्ट, जो भी एक्ट होता है वो पार्लियामेंट पास करता है, और जितना भी जो रेगुलेशन होता है वो रेगुलेटरी बॉडी पास करता है, मीन्स इश्यू करता है। ठीक है, तो ये जानते हैं ये जो ICDR है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इसको बनाया है। इसको बनाने वाला है SEBI एक्ट 1992। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये भी जानना चाहते हैं जो SEBI एक्ट तो बनाया, तो क्यों बनाया, ICDR को क्यों बनाया, ICDR किस काम के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ICDR जब एक कंपनी जब शेयर इश्यू करता है पब्लिक को, डायरेक्ट पब्लिक को जब शेयर इश्यू करता है, सिर्फ उसी समय, मतलब कि जब प्राइमरी मार्केट में जब शेयर इश्यू किया जाता है कंपनी के द्वारा पब्लिक को, सिर्फ प्राइमरी मार्केट में ही ICDR का यूजेस है। बाकी सेकेंडरी मार्केट में ICDR का कोई यूज नहीं है। जैसे सेकेंडरी मार्केट जैसे हुआ कि कोई भी ट्रेडर होते हैं ना, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट वहाँ से परचेज सेल करते हैं, तो उन लोग पे एप्लीकेबल नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कंपनी IPO इशू करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब अनलिस्टेड कंपनी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली बार वो शेयर इशू करता है, और बहुत वर्क करता है FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर बोलिए चाहे फॉलो पब्लिक ऑफर बोलिए, तो उसमें ICDR यूजेस है। सेकेंडरी मार्केट में ICDR का कोई यूजेस नहीं है। तो चलिए मैं इसका बैकग्राउंड हम लोग देख लिए, और तो ये भी अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं, क्योंकि और आपको मैं बता दूं, ये जो मैं PDF यूज़ कर रहा हूँ ये CMA इंस्टीट्यूट का मैथ है, उसी का मैं PDF यूज़ कर रहा हूँ। SEBI नोटिफिकेशन लाया था 11 सितंबर 2018 को फॉर द ICDR रेगुलेशन 2018 के लिए। ठीक है, और बोला कि इसको इफेक्टिव होगा 60 डे, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आया उससे 60 दिन के बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा इंडिया में, ऐसा SEBI बोला था। ठीक है, अब तो कुछ लेना देना नहीं है, अब तो 2020 आ गया, 2021 आ गया, तो अब इसका कोई लेना देना नहीं है। बट जिसमें इसका एग्जाम था, फर्स्ट टर्म था, उसमें शायद इसका MCQ में आ सकता था, अब नहीं आने का कोई चांसेस नहीं है, इसका कोई MCQ वगैरह नहीं आएगा। सो अब बस याद रखिए कि 11 सितंबर 2018 को SEBI नोटिफिकेशन लाया था फॉर द इशुएंस ऑफ ICDR रेगुलेशन 2018। तो फिर ये जानते हैं कि जो SEBI ICDR है रेगुलेशन 2018, ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। ये अप्लीकेबल है पब्लिक इश्यू पे, जो भी कंपनी पब्लिक इश्यू करता है ना, जैसे IPO इश्यू करता है एंड FPO इश्यू करता है, वहाँ उस पर एप्लीकेबल ICDR। एंड राइट इश्यू जैसे कोई भी कंपनी होता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ सस्ते दाम पे अपना शेयर इश्यू करता है, तो उस पर भी SEBI ICDR रेगुलेशन 2018 इज आल्सो अप्लीकेबल। तो ये भी देखेंगे ना कि इसका कुछ टर्नओवर क्राइटेरिया रखा है, जिसमें कि आपको जो IPO एंड FPO जो इश्यू करेगा कंपनी, वो कम से कम 10 करोड़ एंड एबव होना चाहिए। ठीक है, और भी बोलता है कि जो SEBI ICDR है वो प्रेफरेंशियल इशू पे भी एप्लीकेबल है। तो पहले ये जानते हैं कि प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है। तो जैसे सपोज एग्जाम्पल लीजिए कि कोई एक कंपनी है A लिमिटेड, ठीक है, उसको शेयर इशू कर रहा है, उसको 100 करोड़ रुपया उसको चाहिए, तो वो पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है। बट जब वो पब्लिक को शेयर इशू कर रहा है तो पार्टिकुलर 5 पर्सन्स को ही शेयर इशू कर रहा है, वो 5 आदमी ही उसको 100 करोड़ रुपये उसको देंगे। तो प्रेफरेंशियल इश्यू हुआ कि आप एक लिमिटेड आदमी को आप चुन करके आप उन्हीं को शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो प्रेफरेंशियल इशू हुआ। फिर होता है कि SEBI ICDR इस पे भी एप्लीकेबल, इस पे बोनस शेयर इशू करता है। जैसे कंपनी को होता है ना कि एक्सेस प्रॉफिट हो जाता है, तो सोचता है कि अपना जो भी अपना शेयर होल्डर है उनको कुछ बोनस दे दे। लिस्टेड इशूअर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर पे भी SEBI ICDR रेगुलेशन इज आल्सो एप्लीकेबल। जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर भी आप बोल सकते हैं। तो ये जानते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता क्या है। ये होता है जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितना भी होता है ना, ये सब QIB बोला जाता है इन लोग को, बाय लिस्टेड इशूअर एंड इश्यू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट पे भी SEBI ICDR इज एप्लीकेबल। एंड IPO बाय अ स्मॉल
मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल है एंड लिस्टिंग विदाउट एनी पब्लिक इश्यू पे भी एप्लीकेबल है। ये जानते हैं कि स्कीम ऑफ द रेगुलेशन, इसका क्या क्या स्कीम था। द रेगुलेशन आर डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर। ये जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 है ना, इसको 12 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इसका 20 शेड्यूल्स है। इसका 20 शेड्यूल्स है, इन 12 चैप्टर में डिवीजन किया गया है। तो मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, ये जो सेबी आईसीडीआर 2018 है, इसके पहले भी आईसीडीआर 2009 था, वो तो अब ऑब्सोल्यूट हो गया। बट एक एक्स्ट्रा नॉलेज जानने के लिए आपको मैं बता दूं, ये जो सेबी आईसीडीआर 2018 है, इससे पहले सेबी आईसीडीआर 2009 था। ठीक है, ये जो इसका सेबी आईसीडीआर 2018 का 12 चैप्टर है एंड 20 शेड्यूल्स है इसमें। वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि जो कंपनी होता है वो कैसे आईपीओ इश्यू करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ तो वही कंपनी इश्यू करता है ना जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, हाँ, और पहली बार वो पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहा है, तो वो आईपीओ इश्यू करता है। अगर बहुत बार तो इश्यू करता है, जैसे नेक्स्ट बार बहुत बार इश्यू करता है, वो उसको कहलाता है एफपीओ, मीन्स फॉलो पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर कहलाता है उसको। बट हम लोग अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं कि कंडीशन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी होता है वो पहली बार वो आईपीओ इश्यू करता है। कहता है यहाँ पे एन इश्यूअर कंपनी में मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, एन ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर बाय एन अनलिस्टेड इश्यूअर। जो भी कंपनी जो आईपीओ इश्यू करेगा ना वो अनलिस्टेड होगा, टू पब्लिक को इश्यू कर रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय एग्जिस्टिंग होल्डर एंड सिक्योरिटीज अनलिस्टेड यूजर्स ईश्वर। मतलब सीधा सीधी जान लें, जो अनलिस्टेड कंपनी होता है वो पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये जानते हैं कि क्या क्या कंडीशन है एक आईपीओ इश्यू करने के लिए। इसका पहला कंडीशन है कि द इश्यूअर हैज नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़। ये जो शेयर इश्यू करेगा ना कंपनी, उसका नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ रुपया कम से कम होना चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। 3 करोड़ होना चाहिए पिछला 3 साल, और जो भी पिछला 3 साल लेंगे, लास्ट 3 ईयर्स जो लेंगे वो 12 मंथ ईच, मीन्स जो पिछला 3 साल लेंगे ना वो 12 मंथ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाफ ईयरली एक साल का ले लिया, ऐसा नहीं है। आप तीनों साल का 12 मंथ्स का लेंगे। और फिर बोलता है मीन्स 3 फुल कंप्लीट ईयर, लास्ट 3 फुल कंप्लीट ईयर आपको लेना पड़ेगा। और फिर बोलता है ऑफ विच नोट मोर देन 50% आर हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट। और बोलता है कि जो नेट टेंजेबल एसेट होगा वो मोर देन 50% मॉनेटरी एसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ मोर देन 50% ऑफ द नेट टेंजेबल एसेट आर हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट देन द इश्यूअर has to make the firm commitment to utilize such excess monetary asset in its business project। अगर 50% से ज़्यादा अगर नेट टेंजेबल एसेट अगर मॉनेटरी एसेट होता है तो फिर वो जो कंपनी है जो शेयर इश्यू कर रहा है पीओ, उसको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो अपने बिजनेस प्रोजेक्ट में वो जो भी एक्सेस है उसको यूज कर लेगा। तो पहले तो ये जानते हैं कि 50% ही क्यों होना चाहिए, मोर देन 50% मॉनेटरी एसेट क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मोर देन 50% अगर होगा मॉनेटरी एसेट किसी भी कंपनी का, तो हो सकता है प्रमोटर पैसा लेकर के उसको कन्वर्ट कर दे मनी में और पैसा लेकर भागने जाए। इसलिए होता है कि आप 50% ही तक आप मॉनेटरी एसेट रख सकते हैं, 50% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। अगर होता है तो आप उसको बिजनेस प्रोजेक्ट में आप उसको यूज कर लें। तो पहला कंडीशन था कि एक किसी और कंपनी जो कंपनी लिस्टेड कंपनी जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार आईपीओ इश्यू कर रहा है, तो उसको नेट टेंजेबल एसेट 3 करोड़ रुपया एंड 3 करोड़ रुपया होना चाहिए वो पिछला 3 साल का 12 मंथ्स भी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है इट हैज मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹15 करोड़। उसका प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए, कैलकुलेटेड ऑन ए रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस ड्यूरिंग द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर आउट ऑफ द इमीडिएटली 5 प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, यहां पे बोलता है कि ये जो आईपीओ जो कंपनी इश्यू कर रहा है इसका प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ रुपया होना चाहिए। और ये जो 15 करोड़ रुपया जो होना चाहिए कंपनी का पिछला 5 साल, कंपनी का जिस दिन वो शेयर इश्यू कर रहा है पहली बार, उससे पिछला 5 साल देखेंगे और पिछला 5 साल में से 3 साल, लास्ट 5 ईयर्स में
मोस्ट प्रॉफिटेबल 3 ईयर्स को लेंगे और उसका एवरेज करेंगे और वो 15 करोड़ रुपया कम से कम होना चाहिए, वो बोलता है सेकंड कंडीशन। हम लोग अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। द इश्यूअर कंपनी हैज ए नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़। जो इश्यूअर कंपनी होगा उसका नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स, इसमें भी 12 मंथ ईच होना चाहिए। नेटवर्थ मतलब वही शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है नेटवर्थ। अब फोर्थ कंडीशन है, इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय द इश्यूअर कंपनी, जो कंपनी अगर अपना नाम चेंज कर लेता है विद इन द लास्ट 1 ईयर, अगर पिछला 1 साल में अगर अपना नाम चेंज कर लिया तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रीसीडिंग 1 ईयर शुड हैव बीन earned by the company from the activity indicated by the new name। अगर पिछला साल अगर कंपनी अपना नाम चेंज कर लिया तो जो नया नाम बना उस कंपनी का, उस नए नाम से कम 50% रेवेन्यू होना चाहिए। ठीक है, ये था कंडीशन फॉर इश्यूएंस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर बोलता है एन इश्यूअर नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशन स्टिपुलेटेड एबव मे मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर इफ। अगर ऊपर का जो कंडीशन है, 4 कंडीशन जो आईपीओ इश्यू करने के लिए दिया हुआ है, अगर वो कंडीशन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी नहीं फॉलो कर पाता है मतलब, तो फिर क्या करेगा वो? तो क्या वो शेयर इशू नहीं कर सकता है, पब्लिक को कर सकता है? इसका ऊपर भी कंडीशन है। बोलता है कि द इश्यू इज मेड थॉ बुक बिल्डिंग। अगर वो ऊपर का 4 कंडीशन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी अगर फॉलो नहीं कर पा रहा है तो फिर वो बुक बिल्डिंग के थ्रू भी शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि बुक बिल्डिंग होता क्या है। बुक बिल्डिंग एक होता है कि कोई भी कंपनी अगर खुद एक प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो बुक बिल्डिंग के थ्रू अपना शेयर सेल करेगा मार्केट में टू पब्लिक, और उस शेयर का प्राइस पब्लिक डिसाइड करेगा। मतलब बुक बिल्डिंग में ऐसा होगा कि पब्लिक ही डिसाइड करेंगे उसका फ्लोर प्राइस। एक फ्लोर प्राइस होगा, फिर कैप प्राइस होगा। फ्लोर प्राइस मीन्स मिनिमम प्राइस एंड कैप प्राइस। ये जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बुक बिल्डिंग में वही प्राइस लिया जाएगा जो कि जिस पर सबसे ज़्यादा बिडिंग आया हो। सपोज डैट 100 रुपीज़ इज द फ्लोर प्राइस एंड 120 मीन्स 20% का तो गैप होना चाहिए। 120 रुपीज़ हो गया कैप प्राइस एंड 100 रुपीज़ इज ए फ्लोर प्राइस। देन अगर सबसे ज़्यादा बिडिंग अगर 105 रुपया पर आया है तो 105 रुपया को शेयर प्राइस का इश्यू जब जो इश्यू प्राइस होगा ना कंपनी का, वो 105 रुपया इश्यू प्राइस माना जाएगा और कंपनी वो प्राइस एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे बोलता है द इश्यू इज मेड द बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड इश्यूअर अंडरटेक इट्स अलाउड एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। और जो बुक बिल्डिंग के थ्रू जो शेयर इशू करेगा कंपनी, वो 75% उसको कम से कम QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को इशू करना पड़ेगा एंड टू रिफंड फुल द सब्सक्रिप्शन मनी इफ इट फेल्स टू मेक अलॉटमेंट टू द QIB। बोलता है कि अगर QIB अगर 75% अगर शेयर नहीं खरीद पाता है तो फिर टोटल पैसा उस कंपनी को रिफंड कर देना पड़ेगा जो लोग उस कंपनी का शेयर खरीदे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बता दिए थे QIB क्या होता है। QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंकिंग कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी होता है और म्यूचुअल फंड होता है। फिर सी बोलता है कि एन इश्यूअर मे मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेकिंग ए प्रायर पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी इश्यू प्रोवाइडेड कंपनी हैज नो डिफॉल्टेड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट लास्ट 6 मंथ्स। कहता है कि कोई भी जो कंपनी जो IPO इश्यू कर रहा है कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेकिंग पब्लिक इश्यू, तो कम से कम वो ये भी देखना पड़ेगा कि कोई भी वो डिफॉल्ट नहीं किया पेमेंट करने में पिछले 6 महीना में। An issuer cannot make an allotment pursuant to public if the number of prospective allottee is less than 1000. No issuer can make an IPO initial public offer if there are outstanding convertible security or any other right which would entitle option to the equity initial public offer. हम लोग अब सेकंड कंडीशन में आते हैं, कंडीशन फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर हम लोग IPO देख लिए, अब FPO देखते हैं।
एफईओ में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर कंपनी पिछले साल अगर अपना नाम चेंज करता है तो 50% ऑफ द रेवेन्यू उसको नया नाम से उसको आना चाहिए, ये बोलता है। और अगर अगर ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर पाता है कोई लिस्टेड कंपनी, हाँ एफईओ लिस्टेड कंपनी इशू करेगा। और इफ द इशूअर डज नॉट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन इट मे मेक एंड फर्दर पब्लिक ऑफर इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, तो फिर वो बुक बिल्डिंग के थ्रू भी अपना शेयर इशू कर सकता है टू पब्लिक। बुक बिल्डिंग एंड इशूइंग 75% वो नेट ऑफर करेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। सेम थिंग यहाँ पे भी रिपीटेड है। सो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, प्राइसिंग इन पब्लिक इश्यू। बोलता है कि द इशूअर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द इशूअर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। जो कंपनी जो शेयर इशू करता है वो डिटरमाइन करेगा प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इन कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट। जो लीड मर्चेंट होते हैं उससे कंसल्ट करके वो डिसाइड करेगा कितना प्राइस होना चाहिए, और थॉ बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्राइस होना चाहिए। इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट द इशूअर डिटरमाइन द कूपन रेट। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट अगर कोई कंपनी अगर इशू कर रहा है तो कूपन रेट डिटरमाइन करेगा एंड कन्वर्जन प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इन कंसल्टेशन विद लीड मर्चेंट बैंकर और थॉ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। मतलब कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू कर रहा है या डेट इशू कर रहा है तो उसको प्राइस जो डिसाइड करता है, तो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि कितना प्राइस रखे तो वो मर्चेंट बैंकर से भी कंसल्ट करके प्राइस डिसाइड कर सकता है। अगर वो भी नहीं हो पाता है उससे तो फिर वो बुक बिल्डिंग के थ्रू शेयर इशू करेगा, और जो पब्लिक होंगे वो खुद जिस अमाउंट पे सबसे ज़्यादा बिड करेंगे उसी प्राइस को इशू प्राइस ले लिया जाएगा। हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होता है? डिफरेंशियल प्राइसिंग होता है कि कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू कर रहा है तो देखिए, कंपनी शेयर इशू करता है, पब्लिक को इशू करता है, प्रमोटर को तो कंपलसरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा 20%, तो पब्लिक हो गया, प्रमोटर हो गया, QIB हो गया, तो 3 लोग को तो कम से कम होता ही है। तो ये जो 3 लोग का जो शेयर इशू करेगा ना कंपनी, तो तीनों का जो प्राइस होगा उससे सपोज पब्लिक है, उसका प्राइस 100 रुपये अगर रख रहे हैं तो QIB का प्राइस 110 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 10% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए प्राइस में तीनों का। यही बोलता है डिफरेंशियल प्राइसिंग में। कहता है एन इशूअर मे ऑफर इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है, सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग कंडीशन। फ्लोइंग कंडीशन इसको फुलफिल करना पड़ेगा। कहता है द retail individual investor shareholder or employee entitled for reservation making application of equity share and convertible security value not more than 2 lakh rupees may be offered equity share and convertible security at a price lower than its price net offer to the applicant। यहाँ पे देखिए 10% of the price at which सेम थिंग वहाँ पे आपको जो ऊपर डिस्कस किया वो यहाँ पे 10% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बी में बोलता है इन केस ऑफ बुक बिल्ड इश्यू द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ऑफर्ड ऑफ एन एंकर इन्वेस्टर कैन नॉट बी लोअर देन द प्राइस ऑफर्ड टू द अदर एप्लीकेंट। कहता है कि इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इश्यू, बुक बिल्डिंग में जो प्राइस डिसाइड किया गया, द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का टू एन एंकर इन्वेस्टर कैन नॉट बी लोअर देन द प्राइस ऑफर टू अदर एप्लीकेंट। अदर एप्लीकेंट से प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, यही बोलता है। और यहाँ पे भी सेम ही थिंग देखिए, यहाँ पे भी रिपीट किया है कि फ्लोर प्राइस एंड द प्राइस एट विच इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी ऑफर टू द एम्प्लॉय शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द 10% से ज़्यादा कहीं भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फेस वैल्यू में भी लेस देन 10 बट नॉट लेस देन 1। फेस वैल्यू में भी लेस देन 10, ठीक है, but not less than 1 rupees if the price is 500 or more per share. If the issue price is 500 the face value shall be the 10 rupees per share। हम लोग आते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा, वैरी फ्रॉम केस टू केस। द प्रमोटर ऑफ द इशूअर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट इन द पब्लिक इश्यू एज फॉलो। अतः कि इन केस ऑफ IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स अनलिस्टेड कंपनी के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो कम से कम जो प्रमोटर होंगे उनको 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल का खरीदना ही पड़ेगा।
और इन फर्दर पब्लिक ऑफर मीन्स लिस्टेड कंपनी को कम से कम 20% ऑफ द प्रपोज्ड इश्यू साइज और 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल उस प्रमोटर को खरीदना पड़ेगा। और इन केस ऑफ कंपोजिट इश्यू मतलब राइट इश्यू प्लस मिक्सचर ऑफ राइट इश्यू एंड पब्लिक इश्यू, इसको बोला जाता है कंपोजिट इश्यू। आइदर टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रपोज्ड इश्यू साइज और एक्सटेंड टू द 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल एक्सक्लूडिंग द राइट इश्यू कंपोनेंट। अब लॉक-इन पीरियड है, प्रमोटर ठीक है, प्रमोटर खरीद लिया तो कितना दिन वो उसको शेयर रखना पड़ेगा, कंपलसरी है। इन पब्लिक इश्यू द इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर हेल्ड बाय प्रमोटर आर लॉक इन फॉर पीरियड। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज लॉक इन, कम से कम 3 साल तो प्रमोटर को 3 साल तो रखना ही पड़ेगा शेयर खुद के पास। फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और डेट ऑफ अलॉटमेंट टू द पब्लिक विच वरीज लेटर, जिस दिन से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है या अलॉटमेंट हुआ पब्लिक इश्यू उस दिन विच वरीज लेटर। फिर बोलता है कि जो प्रमोटर ठीक है, प्रमोटर 20% उसको से भी बोला है कि तुमको 20% खरीदना ही पड़ेगा। अगर प्रमोटर चाहता है कि नहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लूँ तो फिर उसमें भी कंडीशन है कि प्रमोटर अगर एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन अगर एक्सेस खरीद लेता है शेयर तो उसको लॉक-इन पीरियड उस एक्सेस शेयर के लिए 1 साल का है। हाउएवर एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन फर्दर पब्लिक ऑफर आर नॉट सब्जेक्ट टू लॉक इन। बुक बिल्डिंग इश्यू, बुक बिल्डिंग हम तो बता दिए आपको कि बुक बिल्डिंग में होता है कि कंपनी है जो प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो कंपनी प्राइस डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो 4 कंडीशन है आईपीओ का वो कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और फर्दर पब्लिक ऑफर में भी एक कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या होगा? तो क्या वो शेयर नहीं इश्यू कर सकता पब्लिक को? हाँ वो कर सकता है। उसके पास एक कंडीशन और बचा है कि वो पब्लिक को बुक बिल्डिंग के थ्रू वो शेयर इश्यू कर सकता है। तो बुक बिल्डिंग में होता है कि आपको कम से कम एक फ्लोर प्राइस आपको डिसाइड करना पड़ेगा और एक कैप प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो फ्लोर प्राइस कैप प्राइस आप डिसाइड कर दीजिए, और पब्लिक है जो भी पब्लिक अगर शेयर अगर जिसको खरीदना होता है वो बिड करेंगे, और जिस प्राइस में सबसे ज़्यादा बिडिंग आएगा वो प्राइस को इश्यू प्राइस मान लिया जाएगा। और मान लिया जाएगा इसमें 75% कम से कम QIB को खरीदना पड़ेगा, और 20% तो प्रमोटर खरीदता ही है और 5% पब्लिक को। तो अगर नुकसान भी होगा तो 5% पब्लिक को नुकसान होगा ना, क्योंकि 75% तो QIB को मिल रहा है। ठीक है, तो QIB तो कुछ छोटे मोटे आदमी तो होते नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, बैंकिंग कंपनी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो भी तो पब्लिक का पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो सोच समझ के ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होगा तो वो पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। सो इसमें कोई कंपनी जो शेयर इशू करेगा तो उससे पब्लिक को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक ओनली 5% इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। ये जानते हैं कि इतना बता दिया। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट लेस देन 75% टू QIB को, एंड उसमें भी 5% ऑफ विच शैल बी अलॉटेड टू म्यूचुअल फंड। 75% QIB को शेयर इशू किया जाएगा और उसमें 5% कम से कम म्यूचुअल फंड का होना चाहिए, एंड नोट मोर देन 15% टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड नोट मोर देन 10% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट था उसमें। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। IDR कौन इश्यू करता है? IDR एक कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में कंपनी खोला है फॉरेन कंपनी, तो वो इंडिया में शेयर इश्यू कर सकता है, उसको IDR बोलता है। इससे को बोलता है कि ए फॉरेन कंपनी कैन एक्सेस इंडियन सिक्योरिटी मार्केट फॉर रेसिंग फंड थ्रू इश्यू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, and IDR is an instrument denominated in Indian rupees in the form of depository receipt created by a domestic depository custodian of security। बोलता है कि against the underlying equity of issuing company to enable foreign company to raise funds। कोई फॉरेन कंपनी को अगर फंड का जरूरत है तो वो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से वो फंड रेज कर सकता है। उसके ऊपर कंडीशन है कि एन इश्यू कंपनी मेकिंग इश्यू ऑफ IDR इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ फॉलोइंग कंडीशन इसको फॉलो अप करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि इट्स शुड बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री। जो फॉरेन कंपनी है वो अपने कंट्री में लिस्टेड होना चाहिए। इट्स शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड टू इश्यू सिक्योरिटी बाई एनी रेगुलेटरी बॉडी। उसका प्रोहिबिटेड उसका कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि आप प्रोहिबिटेड है, आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। इट शुड हैव ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस एंड विथ सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन इस होम कंट्री। और इसका उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अपने कंट्री में सिक्योरिटी मार्केट से वो अच्छा होना चाहिए। फिर इसका कंडीशन है कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ IDR। क्या क्या कंडीशन है? एंड
issue of IDR subject to the following conditions. Issue size should not be less than 50 करोड़. Issue size जो होगा IDR का वो 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए. Procedure to be followed by each class of applicant for applying should be mentioned in the following prospectus. Prospectus में हर चीज़ मेंटेन होना चाहिए. Minimum application amount should not, minimum application amount should be 20,000. मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 20,000 रुपीज़ कम से कम होना चाहिए. एटलीस्ट 50% ऑफ द IDR इश्यूड शुड बी अलॉटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. 50% तो कम से कम IDR QIB को मिलना ही चाहिए. द बैलेंस 50% में बी एलोकेटेड एमंग द कैटेगरी ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर एंड रिटेल individual investor including employee at the discretion of the issuer, and the manner of allocation has been disclosed in the prospectus. Allotment of investor with a category of proportionate basis. फिर इसमें भी बोलता है फर्दर एटलीस्ट 30% ऑफ द IDR issued will be allocated to retail individual investor. In case of under subscription in retail individual investor spill over the category of, पे कुछ खास दिया नहीं है. हम लोग यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे कुछ था कि कौन कौन सा कंपनी है जिसको IPO इश्यू नहीं कर सकता है. यहाँ पे जनरल कंडीशन आप लिखा है. जनरल कंडीशन फॉर पब्लिक इश्यू एंड राइट इश्यू. एन इश्यूअर कंपनी कैनॉट मेक पब्लिक इश्यू. कौन ऐसा कंपनी है जिसको वो पब्लिक इश्यू भी नहीं कर सकता और राइट इश्यू भी नहीं कर सकता. इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. कब वो कंपनी है जो पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू भी नहीं कर सकता. If the issuer any of the promoter group or director or selling shareholder are debarred from the accessing the capital market by the SEBI. कोई भी अगर प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप है या डायरेक्टर है या फिर कोई शेयर होल्डर है, डिबार्ड फ्रॉम असेसिंग द कैपिटल मार्केट, उसको डिबार्ड में उसको मिस मना कर दिया कि आप शेयर इश्यू कर ही नहीं सकते हैं. If any of the promoter, director or issuer was also in promoter director of a company debarred from accessing the capital market. आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं. इसमें भी इसको मना कर दिया. Direction made by the SEBI unless an application is made to one or more recognized stock exchange in principal approval. Unless an application is made to one or more stock exchange principal approval of listing of equity share and convertible security of such a stock exchange has chosen one of them designated a stock exchange. However, in case of initial public offer, the issuer should make an application of listing for equities and convertible security at least one of the recognized stock exchange having nationwide tender. बोलता है कि आपको दो तीन जगह आपको शेयर इश्यू करवाने की जरूरत ही नहीं है. आप किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, वहाँ आप जाकर के शेयर अपना इश्यू करवा सकते हैं जिसका कि नेशन वाइड उसका नाम होना चाहिए. इफ़ एनी ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ इज ऑफ फुगिटिव ऑफेंडर रिस्ट्रिक्टिव सैलरी अप्लाई. मतलब फालतू कुछ प्रमोटर और डायरेक्टर है वो फ्यूगिटिव मीन्स भगो रहा है, तो वो भी डिवाइड मीन्स उसको भी अलाउड नहीं है शेयर इशू करने का. अनलेस इट हैज़ इंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर. तब ये सब कुछ कंडीशन है. इसमें आप कुछ 2-4-5 कंडीशन आप याद कर लीजिएगा, वो सफिशिएंट है कि कौन कौन सा कंपनी जो कि शेयर इशू नहीं कर सकता. अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड अदर इंटरमीडिएट्स. ये मर्चेंट बैंकर जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ. मर्चेंट बैंकर जो होता है, कंपनी अगर शेयर का अगर प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा तो वो मर्चेंट बैंकर से कंसल्ट करता है कि, और जो मर्चेंट बैंकर होता है वो QIB से जाकर कंसल्ट करता है. जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, रिलायंस म्यूचुअल फंड हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया और इंश्योरेंस हो गया, तो सबसे कंसल्ट करके वो प्राइस डिसाइड करता है. वो कंपनी को जो बताता है कि हाँ इतना प्राइस होना चाहिए एक शेयर का. वही मर्चेंट बैंकर का जो भी जनरली काम होता है. अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. SEBI has simplified the process of fast track issue of security and revised the institutional placement program ITP. It is easier for a startup company. It is easier हो गया है स्टार्टअप कंपनी के लिए to raise capital. SEBI has also made consequential changes in any other regulation due to introduction of ITP. This move of SEBI permitting wider category of entities to list without gaining IPO and gaining. इसका हम लोग फीचर्स देखते हैं. द साइलेंट फीचर्स ऑफ चेंजेस इन फर्निश्ड बिलो. फास्ट ट्रैक इश्यू कैसे होता है. कंपनी विच हैव
company which have average market capitalization 10 billion in case of public issue. फास्ट ट्रैक इश्यू कैसे होगा? कोई भी कंपनी हो, कंपनी विच हैव एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन होना चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू एंड 2.5 बिलियन होना चाहिए इन केस ऑफ राइट इश्यू. पब्लिक इश्यू में 10 बिलियन होना चाहिए एंड 2.5 बिलियन होना चाहिए राइट इश्यू में. तो फास्ट ट्रैक इश्यू आप कर सकते हैं. एडिशनल कंडीशन है, द इश्यूअर promoter or a promoter group or director of the issuer has not settled any alleged violation of security law without consent of settlement mechanism of during the three preceding financial year. In case of right issue, promoter group shall mandatorily subscribe to their right, shall not renounce, किसी को देगा नहीं except within the promoter group order, जब promoter का order नहीं होगा. Interim use of funds, ये सब कुछ खास यहाँ पे दिया नहीं है. आप लोग ये सब देख लीजिएगा. जो भी मैं मेन कंडीशन था ICDR का वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. जनरली क्वेश्चंस वहीं से आता है, ये सब से आता नहीं है. सो फ्रेंड्स, मैं यहीं तक रखता हूँ ICDR का. और मैं कल जो सेबी एक्ट 1992 है उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और इसके बाद मैं सिक्योरिटाइजेशन का करूँगा. So friends, if you like my videos, then please share with your friends, and most important, please subscribe my channel, and thank you.